A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters. We are doing some numerical questions of the statistics as well as we are studying the chapters of the microeconomics. Okay. So from the previous class we have done the numerical questions of the chapters measure of the central tendency. Okay, so in today's class we are going to start the new chapter of statistics for economics, as we already discussed in the previous classes, but today again we are doing the or starting the chapter that is correlation. Okay, so let's get started. ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहला है कोरिलेशन, ठीक है, कि मीनिंग कोरिलेशन की क्या होती है। नेक्स्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन, की इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन का। सेकेंड, थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन, कि कोरिलेशन की कितने टाइप्स है। तो इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, कि किस डिग्री में वो कोरिलेशन चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ चेंज। एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि अगर कोरिलेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है टाइप्स है। सेकेंड टॉपिक, इसके बाद का टॉपिक है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की डिग्री क्या है। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, कि अगर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो उसके कौन से मेथड्स हैं। फिर मेथड्स में तीन मेथड है, पहला है स्कैटर डायग्राम, फिर है कार्ल पियर्सन मेथड एंड द स्पियर्समैन। तो स्कैटर डायग्राम हम पहले पढ़ेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ द कोरिलेशन हम कैसे करते हैं, मेरिट डीमेरिट ऑफ द स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे। तो कैलकुलेशन हम उसको किस बेसिस पे करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड पे करेंगे, डायरेक्ट मेथड पे करेंगे, शॉर्टकट मेथड पे करेंगे एंड द स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद का टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आप लोग का ये कोविड की वजह से ये टॉपिक क्या हो गया है, वो डिलीट हो गया है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये क्या करना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम रैंक कोरिलेशन का नहीं पढ़ेंगे, मेरिट डिमेरिट भी रैंक कोरिलेशन का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें बस क्या पढ़ना है, कोरिलेशन की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, जिसमें दो मेथड पढ़ना है, दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड एज वेल एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कोरिलेशन। सो कह रहा है इन द अर्लियर चैप्टर्स वी स्टडीड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ऑब्जर्वेशन वर गिवन ऑन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो लास्ट अभी जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जिसमें सिंगल वेरिएबल्स होते थे। अब हम जो पढ़ेंगे जो भी सिंगल वेरिएबल्स क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट बोलते हैं। सिंगल वेरिएबल एक लेके चल रहे थे, जैसे मीन, मीडियन, मोड में एज वेल एज डिस्पर्शन में। अब क्या करना है, अब है नाउ सपोज वी हैव टू ऑब्जर्वेशन ऑन दी टू वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल होंगे अब वो टू वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक पढ़ लिया, जिसमें क्या था, सिंगल वेरिएबल होता था। अब हमें क्या पढ़ना है, बाईवेरिएट पढ़ना है, जिसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, दो होंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कह रहे थे तो क्या ले रहे थे, बस एक एक्स लेते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी लेते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल भी लेके चलेंगे, एक्स वाई जेड। अब इन जो वेरिएबल्स है एक्स वाई और जेड, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वही बताता है कोरिलेशन।
ठीक है। इन तीनों के मतलब जितने भी वेरिएबल्स हम लेके चल रहे हैं, इन वेरिएबल्स के क्या रिलेशन है इसको बताता है कोरिलेशन। ओके, तो कह रहा है वी कैन स्टिल कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिस्पर्जन को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड वाई का। हाउएवर वी वुड आल्सो लाइक टू नो इफ देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल। हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एसोसिएशन देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का, तो हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंट जो भी वेरिएबल्स हम एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, इन तीनों के बीच में क्या कोई ऐसा रिलेशन है। इस रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन। ठीक है, हाँ ओके। फिर कह रहा है इफ द चेंजेस इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द अदर वेरिएबल देन द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। अगर कोई भी चेंजेस, अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं दैट इज एक्स एंड वाई, अगर कोई भी चेंज एक्स में आ रहा है, कोई भी चेंज एक्स में आ रहा है, तो क्या उसकी वजह से वाई में भी कोई चेंज आ रहा है। अगर एक्स की में चेंज होने की वजह से वाई में कोई चेंज आ रहा है, दैट मींस बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक्स और वाई। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, यूनिवेरिएट पढ़ा, जिसमें अभी तक बस हम एक वेरिएबल लेके चल रहे थे दैट इज एक्स। अब क्या है, हमें बाई वेरिएट पढ़ना है, जिसमें जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो ये सारे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी कोरिलेशन। उसी को कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कोरिलेशन की मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोरिलेशन। मीनिंग, ठीक है। So correlation studied the measures the direction and intensity of relationship among the variable। correlation क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, मेजर द डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेरिएबल, मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप। इंटेंसिटी मतलब जो भी वेरिएबल हम लोग लेके चल रहे हैं वो कितना एक दूसरे से, कितना ज्यादा एक दूसरे से, उनके बीच में कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव उनके बीच में रिलेशन है, उनके रिलेशनशिप की डिजायरनेस कितनी है, मतलब कितना ज्यादा एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड है। तो कोरिलेशन क्या करता है, कोरिलेशन पढ़ता है कि मेजर द डायरेक्शन देखता है वेरिएबल्स की, ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल का कैसा डायरेक्शन है कि अगर एक वेरिएबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है कि नेगेटिव में चेंज हो रहा है। एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में, यही बताता है आपका कोरिलेशन। सो कोरिलेशन मेजर द कोवेरिएशन, मतलब उनके बीच का कोवेरिएशन देखता है, नॉट दी कॉजेशन। मतलब कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कभी भी ये जो कोरिलेशन है कभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं देखता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं देखता। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है कि एक के चेंज होने पे, कि अगर एक कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके कॉजेस क्या है और उस वेरिएबल के चेंज होने पे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो कोरिलेशन कभी भी इससे मतलब नहीं रखता है। यहाँ पे क्या होता है, कोवेरिएशन देखते हैं हम, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं, उनका ये नहीं देखते हैं, कॉजेशन नहीं देखते हैं कि उसका कॉज क्या हो रहा है, किसकी वजह से वो चेंज हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी बात की हम लोग कोरिलेशन। नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई simply means that when the value of one variable is found to change in one direction, the value of other variable is found to change either in the same direction or in the opposite direction। ठीक है, कोरिलेशन की बात जब हम करते हैं x एंड y की, तो कोरिलेशन देखता है कि अगर कोई भी चेंज x में आ रहा है, चेंज इन x, अगर कोई भी चेंज x में आ रहा है तो इसकी
वजह से जो भी y में चेंज आ रहा है तो क्या वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है इसके साथ या वो निगेटिवली चेंज हो रहा है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं प्राइस का। यहाँ पे हम लोग x को किसको ले लेते हैं, प्राइस को ले लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस के साथ अगर हम लोग रिलेशन, ये हो गया आपका x। अब हम लोग चेंज देखते हैं कि y में जो चेंज है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है या निगेटिवली चेंज हो रहा है। अगर हम लोग प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ देखते हैं तो अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स देयर इज आल्सो इंक्रीज इन दी सप्लाई। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। वहीं अगर हम प्राइस के बाद देखते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, प्राइस एक्स को ले रहे हैं, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो यही वो दो फैक्टर्स हमने ले लिया। इसमें यही है कि अगर कोई भी चेंज एक्स में आ रहा है, कोई भी चेंज एक्स में आने से उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, क्या वो x के साथ पॉजिटिवली चेंज हो रहा है या वो निगेटिवली चेंज हो रहा है, यही बताता है आपका कोरिलेशन, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन, कि कोरिलेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, कि हम लोग क्यों जाते हैं कोरिलेशन को पढ़ने, मतलब क्यों इसको फेवर किया जाता है कि कोरिलेशन हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, ओके। सो कह रहा है द स्टडी ऑफ कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका जो स्टडी है कोरिलेशन हमें करना चाहिए, क्यों, बिकॉज इट मेजर ऑफ द रिलेशनशिप, मेजर्स द रिलेशनशिप। ये क्या करता है, कोरिलेशन क्या करता है, रिलेशनशिप को मेजर करता है, जिसका भी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एक्स और वाई लिया तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है कि एक के चेंज होने पे वाई, अगर x चेंज हो रहा है तो y में जो भी चेंजेस हो रहा है तो वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है या वो निगेटिवली चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि फैसिलिटेट रिग्रेशन, एक टर्म है यहाँ पे रिग्रेशन, ठीक है, ये रिग्रेशन को फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स व्हेन देयर इज कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल, अगर कोई x और y दो वेरिएबल है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, the value of one variable can be estimated given the value of another variable, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर दिया है रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अनदर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, ये जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो यही हेल्प करता है कि अगर हमें पता है कि x और y में कोई रिलेशन है, तो अगर x एंड y में रिलेशन है तो x की वैल्यू हमें पता है और y की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर हम लोग देखते हैं कि प्राइस में इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें सप्लाई और डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं अब हमको प्राइस में कम कर देना चाहिए, या अगर प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, और अगर हम लोग सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्राइस को इंक्रीज कर देना चाहिए। तो इसके रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में या कोई हम डिसीजन पावर भी हो जाती है कि हम कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम फिजिबल because the trend of change in one variable resulting change in the other variable, ठीक है। ये कोई भी डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर हम एक कोई डिसीजन ले रहे हैं या अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जा रहा है कि कोई भी कमोडिटी की प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो बट उसकी डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में लॉस हो रहा है। तो यहाँ से जब उसने रिलेशन देख लिया तब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। वो यहाँ पे क्या करेगी, इस प्राइस को कम कर देगी, जैसे ही प्राइस को कम कर देगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैसे उसको पता चला, ओनली बिकॉज ऑफ द कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन यही बता रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर हम प्राइस इंक्रीज कर देते तो डिमांड क्या हो गई थी, अगर हम प्राइस इंक्रीज कर देते तो डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया,
तो कमोडिटी जो थी उसकी डिमांड क्या हो गई, वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, जैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई डिसीजन ले लिए, हमारे पास डिसीजन आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम किसी का भी रेन का देख रहे हैं, रेन से हम लोग प्रोडक्शन देख रहे हैं कि वीट का कितना हो रहा है, तो रेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वीट का जो प्रोडक्शन हो जा रहा है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि फ्लड आ जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में क्या है कि कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकती है। कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, कोरिलेशन क्या हेल्प करता है कि जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर है कि प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, इन्वेस्टमेंट का, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल। क्योंकि कोई भी एग्जिस्टेंस है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया प्राइस और डिमांड का, इससे हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। अब जैसे ही हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो कोई भी पॉलिसीज इसके अकॉर्डिंग बनाना क्या हो जाएगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम उन पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, अगर वो पॉलिसी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रही है, पॉजिटिव इफेक्ट उसका नहीं हो रहा है, तो उस पॉलिसी को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 हमने इसके इंपॉर्टेंस पढ़े। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट, मेजर द रिलेशनशिप। सेकेंड वन इज इट फैसिलिटेट द रिग्रेशन। थर्ड वन इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। ओके, ठीक है, ये जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन के क्या टाइप्स होते हैं, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि किसके बेसिस पे हम इसका टाइप्स देखेंगे कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज। And last one is on the basis of number of variables, on the basis of number of variables. Okay, so on the basis of direction of change को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। on the basis of direction of change में negative correlation and a positive correlation, negative correlation and positive correlation। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज में हम लोग लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन। सेकेंड वन इज पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। थर्ड वन इज मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, ये कॉपी में भी डायग्राम बना सकते हैं, इसको देख लीजिए टेबल। सो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका कोरिलेशन को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, जो भी चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेदर इट इज going to the positive or it is going to the negative। सेकेंड है on the basis of degree of change, कि चेंज जो हो रहा है, वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं वो किस में चेंज हो रहा है, वो इक्वली चेंज हो रहे हैं या उनमें जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि किसी भी कोरिलेशन में जब हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन, तो उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। सिंपल कोरिलेशन की बात करते हैं, पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं और दी मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे कोरिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम रिलेशन 1 का नहीं पढ़ेंगे, मिनिमम यहाँ पे 2
वेरिएबल्स होने ही चाहिए, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज को फिर हम डिवाइड किस में करते हैं, निगेटिव कोरिलेशन एंड द पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, निगेटिव कोरिलेशन एंड द पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज को दो में डिवाइड किया, लीनियर कोरिलेशन एंड द नॉन लीनियर कोरिलेशन। एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स होंगे, तो इसको तीन में डिवाइड किया, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड द मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक को पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। On the basis of direction of change, ठीक है। So correlation can be classified as a positive and the निगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। कोरिलेशन को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द निगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द सेकेंड वन इज निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, ओके। So positive correlation कह रहा है, the correlation is said to be positive when two variables move together in the same direction. Positive correlation का मतलब यही है कि जब हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, that is x and y, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं साथ में बट इन द सेम पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज ही होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा, x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। जब हम बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन में, तो x एंड y दो वेरिएबल हैं बट दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x है वो इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। ये है आपका क्या, पॉजिटिव एंड द निगेटिव कोरिलेशन, जिसमें दो वेरिएबल क्या है, वो मूव तो कर रहे हैं, दोनों ही मूव करेंगे बट बोथ आर इन द सेम पोजीशन और द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे। x एंड y लिया, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करेगा, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका निगेटिव कोरिलेशन, x एंड y, जिसमें अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें एक टेबल भी है, एग्जाम्पल भी दे रहा है पॉजिटिव का कि व्हेन इनकम राइजेस कंजप्शन आल्सो राइजेस। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 50,000 थी, ठीक, मेरी इनकम 50,000 थी, अब मेरी इनकम इंक्रीज होके 80,000 हो गई। जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो मेरा जो कंजप्शन है, जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा कंजप्शन भी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, बट ऑटोमेटिकली मेरा कंजप्शन राइज कर जाएगा। सेम अगर मेरी इनकम 50,000 थी पहले, अब मेरी इनकम डिक्रीज होके 30,000 हो गई, कम हो गई है, तो जैसे ही मेरी इनकम कम होगी तो मेरा कंजप्शन भी कम हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन का, कि जैसे ही आपको क्या है कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, जैसे ही इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई का भी ले सकते हैं, सप्लाई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। हम लोग निगेटिव कोरिलेशन में है कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड का, कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज हो जाता है,
जैसे ही प्राइस डिक्रीज करती है डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक टेबल दे रहा है कि जिसमें दोनों इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 10, 12, 17, 22, 30, वाई भी 2, 3, 7, 14, 18। सेम यही चीज है कि इनकम इंक्रीज होने पे कंजप्शन इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होने पे कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल हम लोग प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का ले सकते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, कि किस डिग्री में चेंज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ degree of change. So correlation can be classified as the linear and the non-linear. ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, तो इसको दो में डिवाइड करेंगे, लीनियर कोरिलेशन and the non-linear correlation. Non-linear correlation. ठीक, कह रहा है लीनियर कोरिलेशन। The correlation is said to be linear if the ratio of change between the two variable is constant. कैसे? एक बार एग्जांपल देखिए फिर इसको समझाते हैं। जैसे दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10 और दे रहा है हो गया जैसे 3, 6, 9, 12, 15। अब इसमें लीनियर कोरिलेशन में कह रहा है कि जो भी डेल्टा एक्स होगा, एक्स और वाई, डेल्टा एक्स होने का मतलब है कि चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई का चेंज इन वाई। तो लीनियर कोरिलेशन में जब भी ये चेंज होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा, दैट इज 2, 2, 2, 2। अगर y में चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा 2, 3, 3, 3, 3। हमेशा ही ये जो चेंज होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा जब हम बात करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अगर नॉन लीनियर की बात करते हैं तो ये जो भी चेंज होगा, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 38 हो गया, तो ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा एक्स में, अगर एक्स में और वाई में, वाई का एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1, 5, 11, 16, 30, तो ये जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, 6 है, इसमें 12 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है। ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या होगा, इक्वल नहीं होगा इन द केस ऑफ नॉन लीनियर। जब हम बात करेंगे लीनियर कोरिलेशन की तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या होगा, हमेशा ही इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। हाँ, कह रहा है दैट कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, कि जो चेंज हो रहा है वेरिएबल का, जैसे 2, 2 चेंज हुआ और y में 3, 3 चेंज हुआ, वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, इफ देयर आर टू वेरिएबल, जैसे हमने दो वेरिएबल लिया x और y, देन डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, जो डेल्टा x लिया था जो हमेशा 2 चेंज हो रहा था और जो y में हमेशा 3 चेंज हो रहा था, वो हमेशा ही ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो लीनियर और परफेक्ट कोरिलेशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसा है कि जो लीनियर कोरिलेशन है वो पॉजिटिवली और निगेटिव दोनों ही हो सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की, कह रहा है द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कि जो भी चेंज हो रहा है डेल्टा एक्स में और डेल्टा वाई में, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे चेंज 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, ये जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इफ देयर आर टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई,
दो वेरिएबल है, देन इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज नॉट कांस्टेंट, यहां पे ये जो चेंज हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ टू सेट्स ऑफ डेटा हैविंग वेरिएबल प्रोपोर्शन आर प्लॉटेड दिस रिलेशनशिप विल नॉट मेक अ स्ट्रेट लाइन। जब हम लीनियर कोरिलेशन का डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट है। बट अगर इसके रिलेशनशिप को हम लोग डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। सो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों हो सकता है।